पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज आजादी के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इजाज सईद खान। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ महाज। 4 जुलाई है आज, दोपहर का वक्त है। अमेरिका में रात हो चुकी है, पाकिस्तान हिंदुस्तान में बल्कि 5 जुलाई की सुबह हो गई होगी जब तक आप ये प्रोग्राम देखेंगे। और आज़ादी का महाज आज इसलिए क्योंकि एक तो आज इधर जश्न आज़ादी है, अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे है, उस पर हम आएंगे कि 4 जुलाई की क्या सिग्निफिकेंस है। मगर कुछ लोग कैद में भी आज़ाद होते हैं, कुछ लोग आज़ादी में भी कैद की जिंदगी गुजारते हैं। इमरान खान इज वन ऑफ दोज पीपल, इट मस्ट बी सेड। 700 दिन हो गए हैं इस नडर को, इस शेर के बच्चे को, इस ऐसे शख्स को जिसने मिसाल सेट की है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होने की। और लग रहा है कि इस वक्त तकरीबन अकेला ही इमरान खड़ा हुआ है पूरे निज़ाम के खिलाफ। ये ऐसे वक्त में 700 दिन इमरान की कैद के मार्क होते हैं जब उनके जो नंबर 2s और नंबर 3s हैं, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, इन लोगों ने सफेद झंडी चलाना शुरू कर दी है। इन्होंने कहा है, एक लेटर लिखा है कोट लखपत से कल परसों में, जिसमें उन्होंने अर्ज किया है इमरान को कि इफेक्टिवली अब कॉम्प्रोमाइज का वक्त आ गया है। ये ऐसे वक्त में अभी तक अकेला खड़ा हुआ है जब इसकी जो हुकूमत है, जो पूरे मुल्क में होनी चाहिए थी मगर सिर्फ एक सूबे में रह गई, उसके खिलाफ भी अब प्लॉटिंग शुरू हो रही है कि केपी की हुकूमत को कैसे हटाया जाए। ये ऐसे वक्त में हुआ है जब जो दड़ाड़े हैं, ग्रुप्स हैं, क्लब्स हैं, लॉबीज हैं पीटीआई के अंदर, जो अलग अलग ग्रोह हैं, वो हर एक के सामने हैं। बच्चा बच्चा जानता है कि कौन किसके साथ कॉम्प्रोमाइज है, कौन किसके लिए काम कर रहा है। ये ऐसे वक्त पे 700 दिन का मार्कर आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने एक और बार अपने आप को पाकिस्तान की सियासी तारीख में एम्बैरस किया है। एक और बार लोगों को फोर्स किया है कि उसके ऊपर थूकें। जो रिजर्व सीट्स का मामला जिस तरीके से तय किया है, जो पॉलिटिकल और लीगल ट्रिकरी जो दिखाई है, जिसमें ऐसी जमातें जिनकी एक्चुअली इलेक्टेड सीटें कम हैं, पीएमएल नून, जेयूआईएफ, जिनकी इलेक्टेड सीटें कम हैं असेंबलीज में, उनकी उसके मिकदार से ज्यादा रिजर्व सीट्स आ जाएं। ये ऐसे वक्त पे हुआ है जब जो ड्यूल कंसेंसस है कि ऑपोजिशन के साथ बैठ के इलेक्शन कमिश्नर को नॉमिनेट किया जाएगा, वो खत्म हो गया है। ये ऐसे वक्त पे हुआ है जब मीडिया एक स्टूज फौज का बन के रह गया है। मगर फिर भी इमरान आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट होता जा रहा होगा। इमरान आहिस्ता आहिस्ता शायद अकेला होता जा रहा है। बेचारे की सिर्फ बहनें ही हैं जो अब नजर आती हैं उसके जेल के सामने। कम होता है कि उसके लीडर्स उनके साथ आके रोज खड़े होते हैं। मगर फिर भी इमरान is on to something. कल वॉल स्ट्रीट जर्नल के कॉलमनिस्ट सदानंद धूमे ने एक ट्वीट की। वो ट्वीट मैंने दिखाई, कुछ लोगों को ट्वीट अच्छी लगी, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगी। मेरा काम अच्छा बुरा नहीं करना, मेरा काम खबर दिखाना है। उसमें उन्होंने लिखा कि भाई इमरान खान किधर है, सिर्फ उसके कुछ डाई हार्ड सोशल मीडिया के सपोर्टर्स नजर आते हैं, बाकी इमरान के लोग किधर हैं। वेल, इमरान के लोग जिधर हैं आपको पता है किधर है। कुछ असेंबलियों में हैं, कुछ आज घरों में हैं, कुछ अमेरिका में फिर रहे हैं, कुछ कल परसों में इधर कॉन्फ्रेंस होने वाली है उधर जा रहे हैं, कुछ चंदा उसके नाम पे इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ उसके लिए अभी तक कैद काट रहे हैं। मगर आई मस्ट बी सेड दैट इमरान इज नॉट अलोन, ही इज नॉट अलोन। एंड जैसा भी है, स्टबर्न है, जिद्दी है, शायद एक चीज उसमें है जो भी होगा मसले उसमें, मगर एक चीज उसमें है, इज वेरी क्लियर हेडेड about the fact that he's not going to compromise. Because let's just be honest, if Imran does compromise, उसकी तरफ से भी देखना चाहिए। अगर इमरान ने कॉम्प्रोमाइज किया, अगर इमरान ने अपना मैंडेट जो है इनको माफ कर दिया और कहा कि अच्छा यार ले लो, मैं अगले इलेक्शन तक इंतजार करता हूँ, और जिसके बेसिस पे वो करेंगे, प्रॉब्ली शायद ऐसी बात करें ना कि मैंने मुल्क के मुफाद के लिए, अपने वर्कर्स की आज़ादी के लिए, अपने लीडर्स की आज़ादी के लिए, उनकी फैमिली, उनके बच्चों के लिए कि उनसे फिर से मिल सकें, इसीलिए यही बात आके करेंगे कि मैंने उनके लिए किया है। शायद एक तबका हो जो इमरान को माफ ना करे, मगर
एक और तबका है जो एडवांटेज लेता है इमरान की कैद का, जो अपने मंजन बेचता है, जो अपने शोज बेचता है, अपने वीलॉग्स बेचता है, अपनी तकारीर बेचता है, अपने फंड्स और कैंपेन्स और फंड रेजिंग जो है उस हिसाब से करता है कि उनका चूरन चलता रहे जब तक इमरान अंदर है और वो बाहर हैं, उनकी दुकान जो है वो सजी हुई है। ये कॉम्प्लिकेटेड मसला है, मगर 700 दिन मार्क करना आज जरूरी इसलिए है क्योंकि 700 दिन एक और रियासत की सेलिब्रेशन के साथ लगते हैं। अमेरिका में आज इंडिपेंडेंस डे है और ये जो इंडिपेंडेंस डे है इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। इसमें 1776 में अमेरिका ने ये डॉक्यूमेंट साइन किया था। ये बेसिकली ऐलान बगावत था। इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अंग्रेज़ों के खिलाफ इधर जो गोरे थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। 4 जुलाई 1776 में ये लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट पास हुआ था। अब ये मैं पूरा तो नहीं पढ़ सकता आपके लिए, मगर ये जो हैं, ये जो बाबे हैं, इनके फाउंडिंग फादर्स हैं, इन्होंने ऐसे ही कमरे में इस डॉक्यूमेंट को पास किया था। मगर हमारे लिए इसमें बड़े सबक हैं। जब ये डॉक्यूमेंट पास हुआ, ये डिक्लेरेशन पास हुई, तो इधर अमेरिका में अंग्रेज़ों का राज था और इनके बड़े क्लियर अंग्रेज़ों के खिलाफ बड़ी क्लियर कंप्लेंट्स थी, अजीब सी कंप्लेंट्स थी। तकरीबन 250 साल हो गए हैं उन कंप्लेंट्स को, बिकॉज वो कंप्लेंट्स आज पाकिस्तान में भी एग्जैक्टली वही कंप्लेंट्स हैं हमारे जो काले अंग्रेज हैं उनके खिलाफ। इम्पोजिंग टैक्सेस विदाउट कंसेंट, मतलब इजाजत, लोगों के कंसेंसस के बगैर, लोगों की मर्जी के बगैर, लोगों की इजाजत के बगैर आप टैक्स लगाते हैं हम पे, हम आज़ाद हो रहे हैं। गोरों ने 250 साल पहले इस मुल्क में कहा था, हम भी यही कहते हैं, मगर हम आज़ाद नहीं होते। डिसॉल्विंग लेजिस्लेचर्स, इधर जो असेंबलियां थी अलग अलग कॉलोनीज की, इधर जो असेंबलियां थी वो जो बादशाह सलामत थे वो अपनी मर्जी से खड़ी करते थे और अपनी मर्जी से डिसॉल्व कर देते थे। हमारे भी जो बादशाह सलामत हैं वो भी ऐसा ही कर रहे हैं, बल्कि करते आ रहे हैं, और अनकरीब शायद पीटीआई की केपी की असेंबली के साथ भी करें, मगर हम आज़ाद नहीं होते। गोरा इधर आज़ाद दूसरे गोरे से हो गया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, कीपिंग स्टैंडिंग आर्मीज इन पीस टाइम, के इवन तो अमन है, आपने फिर भी हमारे ऊपर बहुत बड़ी फौज जो है मुसल्लत की हुई है। अब पाकिस्तान में तो अमन नहीं है, खित्ते में अमन नहीं है, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी है, मुल्क के बाद हिंदुस्तान है, मुल्क के दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, तीसरी तरफ ईरान है, सब बॉर्डर्स हॉट हैं। मगर इवन जब अमन था उस वक्त भी ये फौज आप पे मुसल्लत थी, इस पे भी इन्होंने अलहदगी की अंग्रेजों से। ऑब्स्ट्रक्टिंग जस्टिस, जस्टिस क्या पाकिस्तान में ये तो जो बोलते हैं वो जस्टिस होता है। कटिंग ऑफ ट्रेड, मतलब जिन लोगों के साथ ये तिजारत करना चाहते थे उन लोगों के साथ अंग्रेज इन्हें इजाजत नहीं देता था तिजारत करो, उसके ऊपर इन्होंने अलहदगी इख्तियार की, आज़ादी इख्तियार की। पाकिस्तान के किसी व्यापारी, किसी ताजिर, कराची के किसी मेमन से जाके आप पूछ लें वो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहता है कि नहीं, वो दुबई के साथ ट्रेड करना चाहता है कि नहीं, वो अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहता है कि नहीं, आपको बताएगा कि कैसे करना चाहता है। ही हैज़ 1000 आइडियाज, मगर उसको आज़ादी नहीं मिलती। ये जो है, ये कुछ रीजंस थे। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था कि अलग अलग जो इधर कॉलोनियां हैं, जो इनकी बेसिकली छोटी छोटी रियासतें थी अंग्रेजों के तहत जो काम करती थी, उन पे तुम जंग करते हो, तो इनकी भी कॉलोनीज हैं, बलोचिस्तान इनकी कॉलोनी है, वजीरिस्तान इनकी कॉलोनी है, उधर भी ये जंग करते हैं। तो अजीब सी बात है कि 250 साल पहले जो गोरा था, जब उसको इंसाफ नहीं मिला तो इधर उसने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन करके उसने आज़ादी अंग्रेज सरकार से ले ली। मगर 250 साल हो गए हैं, पाकिस्तानियों का भी यही मसला है, और शायद हमको शायद कुछ अमरीकी जरासीम की सख्त सख्त जरूरत है। सो फॉर दोज ऑफ यू हु आर पाकिस्तानी अमेरिकन्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मगर आपको पता होना चाहिए कि आप, ये जो सुपर पावर आज इसलिए बनी है, हम सबको पता होना चाहिए, ये ऐसी नहीं बन गई। इनमें एक आप कह सकते हैं कि इखलाक था, एक जज्बा था, एक सेल्फ रिस्पेक्ट थी, सॉवरेंटी की, इंडिपेंडेंस की। इनके साथ जाति हो रही थी, ये उस जाति के खिलाफ खड़े हुए, बगावत की, और ऑर्गेनाइज मुनज़्ज़म तरीके से एक फौज अपनी खुद बनाई। दुकानें इनकी बहुत थी, मसाजिद इनकी बहुत थी, मगर सब ने उनको बंद करके एक लीडरशिप के नीचे खड़े होके अंग्रेज सरकार से आज़ादी ली। हमारी अनफॉर्चुनेटली ऐसी यूनिटी नहीं है, मगर कोई बात नहीं, हम इसके बारे में लिख सकते हैं, सोच सकते हैं। और इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि मेरा जो सबस्टैक है, जो मैंने तकरीबन महीना पहले शुरू किया था, सबस्टैक में मैं मजमून लिखता हूं अपने, वो माशाल्लाह से
आज कल में मुझे खबर आई है कि वो दुनिया के टॉप 100 राइजिंग सबस्टैक की वर्ल्ड न्यूज़ की रैंकिंग में आ गया है। इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको पढ़ा करें, साथ साथ सिर्फ हमारी बातें ना सुना करें बट पढ़ा भी करें। फ्री सब्सक्रिप्शंस भी हैं, पेड सब्सक्रिप्शंस भी हैं। वी अप्रिशिएट ईदर वे यू वांट टू सब्सक्राइब टू दिस न्यूज़लेटर। इसमें मैं पाक स्टैक लिखता हूँ। पाक स्टैक जो है 5 थॉट्स होती हैं, 5 स्टोरीज होती हैं हमारे खित्ते की, जो आप 5 मिनट के अंदर पढ़ सकते हैं। और इसमें मैंने रिसेंटली जो कल रात का सब स्टैक लिखा है उसमें मैंने इमरान खान के साथ जो जाती हो रही है उस पर लिखा है, मगर साथ साथ जयशंकर साहब के साथ जो तमाशा हुआ है, जो उन्होंने आके न्यूयॉर्क में अपनी दुर्गत बनवाई है और बेसिकली मान लिया है कि अब अमेरिका ने उनसे सीज फायर करवाया था, उनसे बात की थी, जो मोदी साहब नहीं माने मगर जयशंकर साहब मान गए हैं। इस पे भी मैंने एक छोटा सा पीस लिखा है एंड अगेन ये दुनिया की टॉप 100 सबस्टैक्स में अब आ गया है। सो you must read it. I think I'm the first Pakistani, in fact perhaps even the first South Asian to get this honor. अच्छा जी, इसको याद करें। ये कौन है? ये वो मेजर है, कप्तान है, जो भी है, ईमान, कैप्टन ईमान, जिसने अपनी इनको अनलीश किया गया है। जैसे जानवरों को खोल देते हैं घास खाने के लिए, वैसे इनको भी खोल दिया गया है। और ऐसे और लोगों को आप देखेंगे, ऐसे और कप्तान और मेजर्स जो आईएसपीआर की फैक्ट्रियों से निकले हैं, इनको खोल दिया गया है कि ये घास तो नहीं खा रहे मगर आपका दिमाग जरूर खा रहे हैं, आपका वक्त जरूर खा रहे हैं फजूल बातें करके। इन्होंने कल कहा कि जो भी फौज करती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए करती है। इस पे मेरे कॉलीग अली मुस्तफा ने एक जबरदस्त एक आप कह सकते हैं लिस्ट बनाई है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अच्छा पब्लिक इंटरेस्ट है तो पब्लिक इंटरेस्ट में इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी किया, पब्लिक इंटरेस्ट में काजी को भी लगाया, पब्लिक इंटरेस्ट में साइफर भी केस बनाया, पब्लिक इंटरेस्ट में इलेक्शन भी चोरी किया, पब्लिक इंटरेस्ट में इद्दत केस भी किया, पब्लिक इंटरेस्ट में इस्लामाबाद का मैसेकर भी किया, पब्लिक इंटरेस्ट में अरशद शरीफ को कत्ल भी किया, और पब्लिक इंटरेस्ट में ही ये जो साहब हैं ये फील्ड मार्शल बने हैं। ये इनको महंगी पड़ गई है। इनका एक कॉन्फिडेंस जो था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिधर इन्होंने डेफिनेटली पिटाई की है हिंदुस्तानियों की, और सही की है, हिंदुस्तानी डिजर्व करते हैं उनकी पिटाई भी की जाए, उनकी दुर्गत भी बनाई जाए, मगर उसके बाद एक अजीब सा इनका एक फॉल्स कॉन्फिडेंस आया है कि ये अब धनधनाते हुए फिर सकते हैं पूरे मुल्क में ऐसी खवातीन को यूनिफॉर्म पहना के कि हमें लेक्चर दे कि पब्लिक इंटरेस्ट होता क्या है। पब्लिक इंटरेस्ट पब्लिक डिसाइड करती है ईमान, तुम नहीं डिसाइड कर सकती, ना तुम्हारा यूनिफॉर्म डिसाइड कर सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट पब्लिक डिसाइड करती है और पब्लिक के नुमाइंदे डिसाइड करते हैं। तुम पब्लिक नहीं हो, यू आर अ पार्ट ऑफ द पावर ग्रैबिंग मिलिट्री पॉलिटिकल एलीट। तुम कहीं से पब्लिक नहीं हो। तुम्हें पब्लिक सपोर्ट करती है, तुम्हें पब्लिक तनख्वाह देती है। ये जो तुमने बुंदियां पहनी हुई हैं और ये जो यूनिफॉर्म पहना हुआ है और ये जो लिपस्टिक लगाई हुई है और ये जो आईब्राउज बनाई हुई हैं और ये जो लट्ठे हैं तुम्हारी, ये सब पब्लिक फाइनेंस्ड हैं। The public will decide whether you wear this uniform or not. The public will decide whether you should wear this uniform or not. That is the power of the public in a republic, in the Islamic Republic, which you have left to chance by grabbing it from the people who actually own it. This country was not made for the army. It was not made by a general. It was made by a lawyer. In fact, a very good lawyer, perhaps the best lawyer of the subcontinent, who had very constitutional arguments against the greatest empire of its time to protect the rights of minorities and citizens. He had a civic argument about Pakistan. Pakistan jihad, taqwa, फी सबीलिल्लाह के लिए नहीं बना था। पाकिस्तान मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं बनाया था। पाकिस्तान बैतुल इस्लाम बनने के लिए भी नहीं बना था। पाकिस्तान जो सब कॉन्टिनेंट की माइनॉरिटीज थी, जिसमें मुसलमान थे, जिसमें सिख थे, जिसमें पारसी थे, जिसमें क्रिश्चियन थे, जिसमें अहमदी थे, जिसमें जो भी था, अहमदी उस वक्त बाय द वे माइनॉरिटी नहीं कंसिडर किए जाते थे। ये तुम लोगों ने जाके बाद में इंजीनियरिंग करके डिसाइड किया कि पब्लिक इंटरेस्ट में कौन अहमदी है और कौन नहीं है। ये सब हरकतें जो इंजीनियरिंग है कायदे आजम के पाकिस्तान की, तुम लोगों ने की। पब्लिक इंटरेस्ट में तुम लोगों ने की होंगी, मगर पब्लिक से तुम लोगों ने राब्ता नहीं किया इन इंजीनियरिंग्स को पहले एग्जीक्यूट करने से पहले। सो शट अप। कल भी मैंने इसे कहा था इस औरत को कि चुप हो जाओ, आज भी कह रहा हूं। मगर ये जो है पीटीआई का लकब बन गया है, ये पीटीआई की ही साइड पे लगा हुआ है
और पीटीआई की साइड पे पब्लिक इंटरेस्ट की जो बात है वो अलग अलग लोग कर रहे हैं। एक तो वसीम अकरम की एक ट्वीट जो है जो वायरल हुई है। वसीम अकरम ने भी इमरान खान के अस्पताल के लिए जो है एक लंबी वीडियो बनाई है, बड़ी तवील वीडियो बनाई है। आई कांट शो ऑल ऑफ इट, बट ही इज इफेक्टिवली सेड कि जो शौकत खानम है वो एक्चुअली इट्स अ शो ऑफ व्हाट पब्लिक इंटरेस्ट रियली मीन्स, और उन्होंने बड़ी इंप्रेसिव डिटेल्स दी हैं। वसीम नोज मोर अबाउट शौकत खानम देन आई थॉट एनीबडी I've heard anybody say. He's actually a great ambassador for शौकत खानम। ये कहानी सुनाते हैं कि इमरान खान के साथ थे जब इमरान खान ने शौकत खानम का ख्वाब देखा, and he goes on to underscore how important it is कि ऐसे हॉस्पिटल्स होने चाहिए। ये वाकई ही पब्लिक इंटरेस्ट होता है। पब्लिक इंटरेस्ट में जो है ये भी बातें आजकल चल रही हैं। इमरान खान जो है डिग इन कर गया है और अब पीटीआई उनकी जो बहनें हैं उनकी तस्वीरें उनके साथ लगाने लगी हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। मैंने पहले ऐसा पोस्टर नहीं देखा जिसमें इमरान और उनकी बहनें जो हैं बस उन्हीं की तस्वीर हैं। पीटीआई का और कोई वर्कर नहीं है, पीटीआई का और कोई लीडर नहीं है, और इसमें बड़ा दबंग किस्म का, बड़ा सॉलिड किस्म का इनका टेक है कि 27वीं तरमीम जिसकी बातें चल रही हैं कि सदर जरदारी को हटा दिया जाएगा क्योंकि वो सठिया गया है, बेचारा बीमार हो गया, खत्म हो गया, इज डन हिज जॉब। जरदारी को हटा के फील्ड मार्शल को सदर हेड ऑफ स्टेट बना दिया जाएगा। ये आजकल बातें हाइब्रिड सिस्टम को आगे ले जाने की चल रही हैं। इसी चक्कर में शायद जो 27वीं तरमीम के चक्कर में ही आगे जो इन्होंने पुलवराइज किया है, बुलडोज किया है कि भाई अब पिछली बार जो 26वीं आईनी तरमीम हुई थी उसमें लोगों को उठाना पड़ गया था, गायब करना पड़ गया था, लाइटें बंद करनी पड़ गई थी, रेड करने पड़ गए थे, अगवा करना पड़ गया था लेजिस्लेटर्स को, ये क्योंकि इनकी 2/3 मेजोरिटी नहीं है। अब उन्होंने कहा बस भाई रैप करो। ये अमेरिका से वापस आया है बंदा और उसने कहा भाई रैप करो, खत्म करो, ये बस बहुत हो गया ना, बहुत हमने लिहाज कर लिया इस पार्लियामेंट का, अपने बंदे लगाओ, सिंपल 2/3 मेजोरिटी लाओ और 27वीं तरमीम लाओ। ये उस मोड में आ गए हैं। ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो गरूर का दूसरा नाम है और ये इनको आ गया है। मगर मुझे ये जो पोस्टर है, फ्लायर है, पोस्ट है पीटीआई की, ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी बिकॉज इसमें और कोई है नहीं, इसमें सिर्फ इमरान है और उनकी बहनें हैं और उनका क्लियर कट मौकिफ है कि ये बादशाहत ही डिक्लेयर कर देते तो बेहतर होता। आई एम क्वाइट अम्यूज्ड अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द पीटीआई एंड इट मस्ट बी सीन इन द नेक्स्ट फ्यू डेज कि इनके जो नंबर 2s हैं और नंबर 3s हैं जिन्होंने इनके साथ ये बात की है कि इनको खत भेजा है जिसकी बड़ी मशहूरी हुई है कि ये वक्त आ गया है इसकी करने का, इनके साथ मुज़ाकरात करने का। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी। पीटीआई की फीड पे वही चीज़ें हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। कभी जिले शाह, कभी इमरान और नवाज के मीम, कभी नमल कॉलेज की पुरानी तस्वीरें, कभी वो मनाजिर जब इमरान अरेस्ट हुए थे और राइट्स हो गए थे लोगों को जो है इंस्पायर करने के लिए, कभी इमरान रियाज के लेटेस्ट व्लॉग्स वगैरह वगैरह। बट इट मस्ट बी सेड कि वक्त आ गया है। ये स्पेशली जो पीटीआई का ये जो सिंबल है जिसमें हथकड़ी तोड़ के एक मुक्का जो है वो जैसे कराची में, हम कराची वालों को तो अल्ताफ हुसैन के मुक्के चौक की आदत है, मगर अल्ताफ हुसैन का जो मुक्का चौक है जो एक्चुअली लियाकत अली खान साहब का मुक्का था हिंदुस्तान के खिलाफ, वो जो मुक्का चौक है और जो जिसका एक्चुअल नाम लियाकत चौक है, ये उससे थोड़ा सा मुनफरिद है क्योंकि वो आज़ाद मुक्का था। ये जो है ये जो है न्यूली आज़ाद मुक्का है जिसने हथकड़ियां तोड़ के ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगा के पाकिस्तान का मतलब जो है उसको अपना मतलब बनाया है। हकीकी आज़ादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। It's a very interesting stage that the PTI stands in. I'm wondering, I'm curious कि आगे क्या होगा इस जमात का, जिधर अब इमरान इंक्रीजिंगली अब अपनी बहनों के साथ ही आइसोलेटेड नजर आ रहा है, खुद इनके पोस्टर्स में ये नजर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट, साथ वालों का जरा जायजा लेते हैं। साथ वालों को बेचारों को इनका संदूर अभी तक इन्होंने जितना भी शैम्पू वैम्पू लगाया है उतर नहीं रहा
बहुत इनको जरूरत पड़ी हुई है, बहुत इनके पोस्ट मार्टम हो रहे हैं और होने चाहिए. आई एम ग्लैड फर्स्टली आई एम वेरी हैप्पी कि आहिस्ता आहिस्ता इंडिया से हर हफ्ते 10 दिन बाद कोई फौजी, कोई डिप्लोमेट कोई ऐसी चीज बताता है जिससे मतलब उनका सिस्टम हिल जाता है. तो इन वे मैं खुश हूं कि हिंदुस्तान जैसा भी है, उनकी हुकूमत जैसी भी है, उनकी सरकार जैसी भी है, कम से कम इजाजत है लोगों को कि बातें करने की. अब कुछ बातें जो हैं ये सही करते हैं, कुछ बातें गलत करते हैं, कुछ बातें बकवास करते हैं, कुछ बातें जो हैं बिल्कुल बकवास नहीं होती, बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. ये जो साहब हैं, he is a very important general. His name is Rahul Singh, and he has said something very important about the Pakistani military. What has he said? Let's listen to that and then let's catch up on understanding कि मकसद क्या है इनका इस वक्त ये बात करने का. ये बात करते हैं कि ये एक हरीफ से जंग नहीं लड़ रहे थे, ये 3-4 हरीफों से जंग लड़ रहे थे जब सिंदूर हुआ था. सुनिए. Be prepared, for which we have to move very, very fast. So few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud-slinging match on the northern border. So that General Saab, who is the Deputy Chief of Staff of the Indian Army, is a very, very articulate man. उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, मेरी तो बड़ी वीक है. बट जनरल साहब ने एक इम्पोर्टेंट बात की, कहते हैं कि भाई एक हरीफ नहीं था, 2-3 हरीफ थे, बल्कि 4 हरीफ थे. उसमें एक हरीफ तो पाकिस्तान था, मगर पीछे जो था शक्ल पाकिस्तान की थी, फेस पाकिस्तान का था, पीछे चीन था. और चीन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिक्टम है, डिक्टम मतलब कि कहावत है कि अपनी छुरी से कत्ल ना करो, किसी और का छुरा जो है इस्तेमाल करो. ये चीनी फिलॉसफी का हिस्सा है बकौल इनके. मैंने नहीं पढ़ा मगर अब पढ़ूंगा क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग ये फिलॉसफी है. और यही चीन ने किया है कि पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है इनको निशाना बनाने के लिए. अब आगे क्या कहते हैं ये इस सब में कि क्यों कर रहा है चीन, आगे सुनिए. That is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. So it's a good, that is what is something we have to be very, very cognizant about. अच्छा, तारीफ करने लग गए थे, इट्स गुड, बट रुक गए. मगर ये मैं भी 2 महीने से कह रहा हूं कि पाकिस्तान चाइना की लेबोरेटरी है, पाकिस्तान चाइना का एक्सपेरिमेंट लैब है. अब स्कूल में आप पता नहीं आप लोगों ने साइंस पढ़ी या नहीं पढ़ी. हम तो जब साइंस होती थी तो हमें वो लेबोरेटरी में जब टीचर चला जाता था, उल्टे सीधे केमिकल्स एक डाल के केमिस्ट्री क्लास में आग शाग लगाते थे, स्मेल वेल वो जो भी है, उधर जैसे टीचर वापस आता था फिर असाइनमेंट पर लग जाते थे. कम से कम मैं ये करता था, बहुत बार मुझे इस पर डांट पड़ी हुई है. China is doing that in Pakistan. China has the world's 2nd largest army and the world's 5th largest army facing off with the world's 5th largest army possessing its weapons. अभी इसने खुद कहा है कि पाकिस्तान के पास 81% जो हथियार है वो चाइनीज है. तो चाइना का ज्यादातर हथियार पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है और चाइना का ये हरीफ ही है जिसके पास, इनके पास रूसी जो है सामान भी है, इनके पास अमेरिकी सामान भी है, इनके पास फ्रेंच सामान भी है. तो चाइना ने आगे जाके शायद इन तमाम ममालिक के साथ, रूस के साथ तो नहीं मगर यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, चाइना ने जंग की तैयारी कर रहा है. इफेक्टिवली एक दिन अमेरिका की चाइना की जंग होनी है. ये हमें पता है कि इंडो पैसिफिक में होनी है, हमें पता है शायद ताइवान पे हो, शायद किसी और इशू पे हो, मगर होनी है. ये आप लिख के जेब में रख लें. और चाइना उस दिन का इंतजार कर रहा है और उस दिन का इंतजार करते हुए चाइना अपने वेपन्स टेस्ट कर रहा है. और उसके वेपन्स टेस्ट का सबसे बड़ा जो टेस्टर है, टेस्ट ड्राइवर है, वो पाकिस्तान है. जनरल साहब ने इस फिलॉसफी की तारीफ करते करते रुक गए, आगे चले. मगर अब ये तुर्की की भी बात करते हैं. तुर्की ने क्या किया पाकिस्तान के लिए, हिंदुस्तानी क्या कहते हैं, तुर्की ने क्या किया? Again, Turkey also played a very important role in providing the type of
support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. The next important... बहुत बड़ी बात कर गए हैं. ये बात पहले पाकिस्तान में नहीं छपी, ना ये पाकिस्तान में एतराफ हुआ है. हमारे पास ड्रोन्स तो इनके टर्की के हैं, बहुत सालों से हैं. मैंने बल्कि वो दुनिया न्यूज़ के लिए जो महाज ओरिजिनल महाज करता था उसमें मैंने वो ड्रोन्स दिखाए मैं. मगर उसके बाद अपग्रेड्स हुए. बैरक्तार जो भी नाम है उन ड्रोन्स का, वो पाकिस्तान के पास आए हैं. मगर ये कह रहे हैं कि उनके ड्रोन्स के ट्रेंड पर्सनल भी आए हैं उन ड्रोन्स को चलाने के लिए भी. अब ड्रोन कौन चलाता है? मैं तो नहीं चला सकता. ड्रोन फौजी ही चलाता है. ड्रोन वही चलाता है जो उस ड्रोन को ऑपरेट कर सकता है. जो ड्रोन ऑपरेटर जो होता है अक्सर फौजी ही होता है या उस कंपनी का इंजीनियर होता है जो वो ड्रोन बनाती है. क्योंकि ये जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये ऐसी कंपनीज हैं जो तुर्की फौज के साथ मुंसलिक हैं. तो इफेक्टिवली आप कह सकते हैं कि टर्की ने अपने स्पेशलिस्ट भेजे हैं पाकिस्तान में ड्रोन्स चलाने के लिए. ये खबर पहले नहीं छपी. इंडियंस दो चीजें क्लेम कर रहे हैं. एक कि पाकिस्तान को चाइनीज ने लाइव सैटेलाइट फीड दी है. ये इंटरव्यू लंबा है मगर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो डीजीएमओ ने कॉल किया, हमें कॉल किया रात के दोपहर के 3:30 बजे जो कॉल किया, जो इंडियन नैरेटिव है जो खोखला पड़ गया है. क्योंकि खुद कल जयशंकर ने न्यूज वीक को कहा है कि अमेरिकियों से बात हो रही थी. मगर एनीवेज ये जो कहते हैं कि डीजीएमओ का जब फोन आया है तो हमारे डीजीएमओ की बात पहली बार एक इंडियन फौजी ने ही कहा है कि उसने कहा कि भाई हमें पता है कि तुम्हारा फलाना जो वेक्टर है, तुम्हारा जो फलाना सेक्टर है उधर तुम फलानी जो है अटैक करने की तैयारी कर रहे हो, हम देख रहे हैं तुम्हें. तो इस बंदे ने, इंडिया के डीसीएस ने, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने इफेक्टिवली कहा है कि पाकिस्तानियों के पास लाइव इंफॉर्मेशन थी जब डीजीएमओ का फोन आया था. इससे पहले इनके जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, जो इनके सियासी गुरु हैं, मतलब विश्व गुरु टाइप की जो ऊपर इन्होंने जाहिल इलेक्ट किए हुए हैं, ये जो हैं बेचारे, इन्होंने तो अलग ढंडोरा पीटा है. मगर फाइनली एक प्रोफेशनल, जनरल साहब की प्रोफेशनल असेसमेंट है, फाइनली एक मिलिट्री प्रोफेशनल ने कहा है एक और मिलिट्री प्रोफेशनल के बारे में, डीजीएमओ के बारे में, कि भाई उसका फोन आया है और उसके पास ऐसा डेटा था जो उसके पास होना नहीं चाहिए था. और हमें शक है कि चाइनीज, शक नहीं, हमें यकीन है कि चाइनीज पाकिस्तान को लाइव इंटेलिजेंस फीड कर रहे थे. इन्होंने ये नहीं कहा कि कैसे, हमें पता है, मगर ये इन्होंने आज ये चीज क्लेम कर दी है. तो पाकिस्तान के पास टर्किश और चाइनीज सपोर्ट जो है सिर्फ जहाजों की या मिसाइलों की नहीं थी, मगर रियल टाइम सैटेलाइट बेस्ड इंटेलिजेंस की भी थी. ये बात भी हमने पहले रिपोर्ट की है और अब माशाल्लाह से हमारी जो बात है वो इंडियन फौज खुद ही कंफर्म कर रही है. मगर डू नॉट रेस्ट ऑन योर लॉरल्स. वो लोग जो भंगड़े अभी तक पाकिस्तान में डाल रहे हैं ना डालें, बिकॉज ये दिस इज द ट्रूथ. द ट्रूथ इज कि आपका पूरा जो इतना डिफेंस बजट है, तकरीबन $8-9 बिलियन डॉलर है, उसके ऊपर आपने अब 20% जो है अगले साल के लिए बजट इंक्रीज किया है. वो इंडियंस ने एक ही महीने में उससे ज्यादा इंडियंस ने क्लियर कर दिया है, बजट कर दिया है और हथियार लेने में. जी हाँ, 2 महीने के अंदर, ऑपरेशन सिंदूर के 2 महीने के अंदर इनकी जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है वो अब आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स ले रही है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स ले रही है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स ले रही है, ट्राई सर्विसेज इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम ले रही है, काउंटर मेजर वेसल्स आ रही हैं, उसमें मोड माइंस आ रहे हैं, सबमर्सिबल ऑटोनमस वेसल्स आ रही हैं और रैपिड गन माउंट्स आ रहे हैं. नेवी भी बिल्डअप हो रही है, मिसाइल भी बिल्डअप हो रहा है, एयरफोर्स भी बिल्डअप हो रही है, फौज भी बिल्डअप हो रही है और इन ट्राई सर्विस तरीकेकार भी बिल्डअप हो रहा है. इन सब कुछ चलाना कैसे है? और इतनी तेजी से $12 बिलियन की इन्होंने जो क्लियरेंस दी है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते. आपको तैयारी करनी पड़ेगी. और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मुल्क को सख्त किस्म की स्टेबिलिटी की जरूरत है. एंड इसलिए मैं वही कहता हूं जो इमरान कहता है कि जब तक पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगा इंस्टेबिलिटी चलती रहेगी. और ये जो इंस्टेबिलिटी की आदत है कि ठीक है यार, ठक ठुक चलती रहे, कोटा वाली साइड पे बलोचों के साथ वो साले पागल हैं उनके साथ चलती रहे, साले पठान भी पागल हैं उनके साथ भी चलती रहे, ये एटीट्यूड खत्म करना पड़ेगा. जो आपने बलोचों के साथ और पठानों के साथ किया है, अब वो कह रहे हैं आप वही वैसे आप पीटीआई को भी कर रहे हैं, जो एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल इंसर्जेंसी है. आप कह रहे हैं भी यार बस बंद रखो, पकड़ा रखो, मारते रहो. कितने महाज खोलेंगे आप? ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल मास्टर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट सबक है जो आप पूरे साल में स्पेंड नहीं कर सकते. वो इंडियंस ने 1 महीने में स्पेंड करके, एक्वायर करके, क्लियर करके, बजट करके उसको ग्रीन लाइट कर दिया है. सो वॉच आउट.
सैड इमेजेस आउट ऑफ कराची, लियारी में बहुत बड़ी बिल्डिंग गिरी है और इसमें जो है 7 लोग, कम से कम 7 लोग शहीद हुए हैं. Reminds me of over-construction, overpopulation in Karachi, and reminds me of my time in this very interesting suburb of Karachi. मगर sad news कि इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरी है और इतना नुकसान हुआ है और कुछ नहीं पता कि क्यों हुआ है. बस ये पता है कि ओवर कंस्ट्रक्शन है और गरीब मरा है, हु केयर्स, राइट? तो ये वैसे ही चलेंगे. खबर चली, निकल गई आगे, कोई सस्पेंड नहीं हुआ, कोई मूवमेंट नहीं हुई, कोई कमेटी नहीं बैठी, कोई अरेस्ट नहीं हुए. 30 इन्होंने दहशतगर्द मारे हैं, क्लेम करते हैं ये दहशतगर्द थे. इसी के लिए इन्होंने कल अपना ISPR का ट्विटर अकाउंट भी खोल लिया. मुबारक हो, 2 साल बाद इन्होंने ट्विटर अकाउंट खोल लिया है, जो शो करता है कि ये समझ रहे हैं कि ये फिर से थोड़े से पॉपुलर हो गए. ये पॉपुलर नहीं हुए, इनको फिर भी गालियां पड़ रही हैं, कम्युनिटी नोट्स लग रहे हैं, इनके अभी तक रिस्पॉन्सेज नहीं खुले, मगर ये क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने 30 बंदा मार दिया है. अफगानिस्तान से आ रहा था और उसको इंडियन प्रॉक्सी ये अब खुलेआम कहने लग गए हैं. साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंटली मॉनसून अलर्ट, सैलाब आने वाले हैं. पंजाब हाई अलर्ट पे है, पंजाब इज एट रिस्क, GB इज एट रिस्क, आजाद जम्मू कश्मीर इज एट रिस्क, KP इज एट रिस्क, बलोचिस्तान इज एट रिस्क. सिर्फ सिंध जो है आप कह सकते हैं उसमें जो है कम है, मगर ये अगले 1 हफ्ते में ऑलरेडी 64 से ज्यादा बंदा जो है वो फौत हो गया है, शहीद हो गया है पाकिस्तान में इन सैलाबों से. सो वी गॉट बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. एंड आई जस्ट होप कि जो हमारी पंजाब क्योंकि हाई अलर्ट पे है, जो हमारी टिकटॉक की शहजादी है, शी इज डन विद व्हाटएवर शी इज डूइंग एंड शी मूव्स ऑन टू सम एक्चुअल गवर्नेंस. Today is an interesting day. Today is the martyrdom anniversary of Captain Colonel Sher Khan. Sher Khan was such a dedicated officer कि उसके बचपने से उसका नाम ही कर्नल उसके माँ बाप ने रखा था, मतलब कर्नल. अब he couldn't make it to colonel. He would have had he survived, but he was killed in the heights. He was martyred in the heights of Kargil in 1999. ये अजीब सी शहादत थी, मेरे सामने हुई थी. ये मेरी जनरेशन का पहला निशान हैदर है. अजीब सी शहादत हुई थी. मैं कोई 17-18 साल का था और मैं डॉन पढ़ रहा था जब मुझे ये इसकी कहानी नजर आई. उन जमानों में डॉन का पहला इंटरनेट खुला था. एंड अजीब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम ये जंग नहीं लड़ रहे, आपने एक तरफ कहा था कि ये हमारे उधर ट्रूप्स ही नहीं है, ये कश्मीर के गुरीले हैं जो लड़ रहे हैं. फिर उसके कुछ दिनों बाद इसको आपने बेचारे को निशान हैदर दिया. इसका बाय द वे निशान हैदर जो है वो जो कमेंडेशन है वो रेकमेंड की थी हिंदुस्तानियों ने जब उन्होंने कर्नल की बॉडी जो है भेजी थी वापस. तो साथ कमेंडेशन जो अवार्ड है उन्होंने कहा था कि भाई ये बहुत लोगों का तगड़ा, बहुत गैलेंट लड़का है, इसने हमारा बहुत नुकसान किया है, अकेले लड़ता रहा ये, तो इसको जरूर इसको ऑनर करो. तो हिंदुस्तानियों ने आपको रेकमेंड जब किया तो फिर आपने इसको गैलेंट्री अवार्ड दिया, निशान हैदर दिया. मगर अजीब सी बात है कि वो ऐसी जंग है कि आप आज तक उस जंग को ओन नहीं करते. वो जंग टेक्निकली शुरू हुई एक इरेगुलर वॉरफेयर के जरिए. आपने अपने सिविलियन कपड़ों में अपने रेगुलर NLI के ट्रूप्स उधर उतारे. इसके बाद जब ये हो गया तो कंफ्यूजन महीनों बल्कि सालों चली कि वो कौन थे, मगर इवेंचुअली ये बात सामने आ गई कि वो पाकिस्तान के रेगुलर इन्फेंट्री के ही लड़के थे. जो आज तक क्लियर नहीं है कि कितनी तादाद में हमारे लड़के उधर शहीद हुए. मगर NLI जो उस वक्त गिलगित, बल्तिस्तान, चित्राल, स्कर्दू के जो हमारी कौमें हैं, हमारी जो वो लड़के हैं जो बड़े पहाड़ी हैं, बड़े टफ हैं, ज्यादातर शहादतें बेचारे उन लड़कों की थी जिनको लॉजिस्टिकली आपकी फौज ने छोड़ दिया था. सप्लाई चेन उनकी खत्म हो गई थी, गोला बारूद, खाना पीना, पानी खत्म हो गया था. वो अकेले थे और उनको आपने अबैंडन किया. उनको आपने अबैंडन इसलिए किया क्योंकि आपने एक मुनज़्ज़म तरीके से ये जंग नहीं लड़ी थी. आपने एक तो नवाज शरीफ उस वक्त जो वजीर आजम था उसके साथ आपकी तू मैं चल रही थी. आज तक क्लियर नहीं है कि उसको आपने बताया या नहीं बताया मुशर्रफ ने इस ऑपरेशन को करने से पहले. दूसरा, इस बात पे भी क्लैरिटी नहीं है कि आपने नेवी को और एयरफोर्स को भी नहीं बताया कि आप इंडिया के साथ ही करने जा रहे हैं. पाकिस्तान के फौजी जो जर्नल हैं वो हैं तो बहुत एम्बिशियस,
مگر ان کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ ویک ہوتی ہے. آج کرنیل کو سلام ہے, اس کی شہادت کو سلام ہے. وی مس ہم. He is the first Nishane Haider of my generation. But I also ask the people who have given him this gallantry award about what it was for. Did he not deserve better? Did he not deserve transparency? کیا اسے شفافیت کی اس کو کیا وہ ڈیزرو نہیں کرتا؟ کیونکہ آج تک جس جنگ میں وہ شہید ہوا ہے اس جنگ کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. اس جنگ کو آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ وہ جنگ ہے. عجیب سی بات ہے. یہ جو دوغلا پن ہے فوج کا, یہ مجھے عجیب سا لگتا ہے, اور شاید کرنیل کیونکہ وہ زندہ ہے, شہید زندہ ہوتا ہے, اسے بھی شاید یہ عجیب لگے. Anyways, that's it for now. شیئر کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں, کامنٹ کریں. Happy 4th of July. I'll talk to you all soon. پاکستان زندہ باد.